हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी का पूरा पेपर आपको मैं विद एक्सप्रेशन पूरा क्लियर करूँगी और आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी सेम मिलेगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आपको अगर एक बार पूरा वीडियो देख लिया तो आपका हिंदी का पेपर एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये डेफिनेटली है। अगर आप एक बार पूरा देख लिया तो पूरा आपको अच्छे से आ जाएगा। पहले पैटर्न देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि 6 आपके एग्जाम होते हैं इसमें, मैथ, हिंदी, साइंस, आर्ट, जिसने जो सब्जेक्ट लिया हो, तो आर्ट के साथ जैसे कॉमर्स वगैरह जो लिया वो, तो सभी का थ्योरी में नंबर मिलते हैं आपको 70 और प्रैक्टिकल सभी में है 30 मार्क्स का। तो 30 आपके प्रैक्टिकल होते हैं सभी में 30-30 के और 70 आपको थ्योरी में है। अगर आपको ने हिंदी का पूरा अच्छे से आपने एक बार देख लिया तो आपके आराम से 62 से 65 में के बीच में नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। जितना मैं बताती जाऊँ बस उतना आप लर्न कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। आपकी टाइमिंग यही होती है 3 आवर्स 15 मिनट। देखो, सबसे पहले आपको पैटर्न सेम यही रहेगा। आपको एक 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही गलत उसमें से पूछेगा, मतलब 3 गलत होंगे, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो स्टार्टिंग के आपके जितने भी चैप्टर आप जीवन परिचय करते हो उसकी रचना याद कर लो, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डेफिनेटली। तो मेन आपका जयशंकर प्रसाद हुए, आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हुए ये, और उधर कबीरदास, सूरदास, महादेव वर्मा, ये पढ़ लो बस। तो इसमें से आपको सही पहचानना है। ममता जयशंकर प्रसाद की जी का उपन्यास है, तो आपने अगर रचनाएं की होंगी तो आपको पता होगा कि ममता जयशंकर प्रसाद की है, पर इसने क्या दे दिया यहाँ पे, उपन्यास। ये भी पता होना चाहिए कि उपन्यास है कि कहानी है या नाटक है या आत्मकथा, ये भी आपको याद करने हैं। तो ममता जयशंकर जी प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है, ठीक है। ममता एक क्या है, कहानी है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आपको सही पहचानना है। ये ममता क्या है, कहानी है। अब मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी का नाटक है, तो ये नाटक नहीं है, ये क्या है, आपको मैं सही बताती जा रही हूँ, आप कहीं नोट करते जाओ। मित्रता एक निबंध है, नाटक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आपको सही भी बताती जाऊंगी इसका आंसर। फिर है मुंशी प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गबन, गोदान इनके फेमस उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद के, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा गबन बाल कृष्ण भट्टी की प्रसिद्ध कृति है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि गबन और गोदान दोनों किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के हैं, और ये दोनों ही उपन्यास हैं। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं, आंधी, इंद्रजाल, छाया, तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, मैंने कितने सारे बता दिए। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ जाते हैं, और इनका कैटेगरी भी आप लर्न कर लो। जैसे स्कंदगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, ये सब आप इनके क्या है, नाटक हैं, ठीक है। और आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब, आंधी, ममता, ये कहानी है, कंकाल इनका उपन्यास है, ध्रुवस्वामिनी इनका नाटक है। तो आप इनको याद रखना, मैंने सारे बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएगा आपका। अब क्या है, इस तरह से सेम यही सेकंड क्वेश्चन में लगा आपका, ये सब 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आपको किसी एक कृति के रचनाकार का नाम देना है। देखो, रचनाकार बताने, किसी एक के 4 मिलेंगे, मैं आपको चारों ही बता दूंगी, आपको बस एक वहां पे देना है। चिंतामणि किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। और ये क्या, एक निबंध है। गोदान अभी बताया मैंने आपको, गबन और गोदान मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेमचंद के, ठीक है। तो ये क्या है, उपन्यास है। एक विधा भी पूछ लेते ना, कहानी, नाटक, उपन्यास, तो आपको याद होना। चिंतामणि आपका क्या है, निबंध है। गोदान आपका ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है, ये एक उपन्यास है, गबन और गोदान दोनों। चंद्रगुप्त अभी बताया मैंने आपको, जयशंकर प्रसाद का क्या है, ये नाटक है। मेरी असफलताएं किसकी रचना, ये आत्मकथा है, ये किसकी, गुलाब राय की। क्लियर। तो इस तरह से ऑप्शन क्लियर होता जाएगा। अब पूरा देखना, भले ही लॉन्ग हो जाए, पर एक बार देखने से आपका एग्जाम में 100% 60-65 नंबर आ जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ, बोर्ड में भी पूरा सेम यही पैटर्न आने वाला है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे वो आपको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा
इसी का गा फर्स्ट का। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम, ये उपन्यास है और इसके लेखक आपको बताने हैं। तो इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास पूछा जाता है बहुत, इसको याद कर लो अच्छे से। परीक्षा गुरु और बोर्ड के लिए भी बता रही है, बोर्ड तक का लिए है पूरा, सेम यही पैटर्न मिलेगा आपको। नेक्स्ट है पूस की रात, कफन और मंत्र कहानियां। ये तीनों ही कहानियां हैं। पूस की रात इंटरनेट इंग्लिश में भी था ये क्वेश्चन, हल्को वाला चैप्टर पढ़ा होगा पहले, अब तो चेंज हो गए हैं, इंग्लिश में था ये। इसके एक ही लेखक है तीनों का, तीनों ये कहानियां हैं। तो पूस की रात, कफन और मंत्र किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की है, जिनके ये उपन्यास थे ना गबन और गोदान। तो ये तीनों ही किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। नेक्स्ट ये सब 1 मार्क्स के, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आपके ये यहाँ से कवर हो जाएंगे रचनाओं से। सरस्वती पत्रिका खूब पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने स्टार लगाने लगा लो। इसके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये द्विवेदी की पत्रिका थी, आप इसे नाम से भी जान सकते हो। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखना है। तो इसके पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भक्ति काल की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना है। इसके यहाँ पे ये कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स के आपको ये और ले आएंगे। 2 नंबर का आपको रीत काल की 2 विशेषताएं और भक्ति काल के 2 कवि बताने हैं आपको। भक्ति काल के 2 कवि कोई भी ले लो आप, सूरदास हो गए आपके, तुलसीदास हो गए। ठीक है, ये भक्ति काल, सूरदास ने किसकी भक्ति में दिखाया था? श्री कृष्ण ने। तुलसीदास ने राम की, तो हो गए ना भक्ति काल के। अब देख लेते हैं रीत काल की विशेषताएं। तो 2 पूछिए, रीत काल की आप याद कर लो। ठीक है, और शुक्ल युग के, गद्य युग के, ये सारी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। और एक तारा सप्तक बहुत पूछा जाता है, 3 यूनिट इसकी पूरी कर लेना अच्छे से, तारा सप्तक बहुत पूछा जाता है। तो रीत काल की विशेषताएं क्या है? श्रृंगार रस की प्रमुखता, रीत ग्रंथों का निर्माण, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की बातें बताएंगी, रीत से रीत ग्रंथों का निर्माण, और ब्रजभाषा को ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दी रखी है। तो ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा मैंने आपको 3 बता दी, इसमें 2 ही पूछी गई हैं। तो 2 2 मार्क्स के ये हो गए, बाकी सब 1 1 मार्क्स के हैं। क्लियर, ये आपका 10 नंबर का हो गया था क्लियर। ये जितनी भी रचनाएं आप लर्न करोगे उतना ये पूरे आपके नंबर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन मिलता है, आपको व्याख्या मिलेगी गद्य में से 2 2 2 मतलब 6 मार्क्स की। तो 2 2 किस तरह से डिवाइडेशन होगा वो देखो आपको। एक तो 2 मार्क्स आपको संदर्भ के मिलेंगे, फिर इसके बारे में उससे 4 नंबर आपको ये पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। और संदर्भ में आपको ये पहचानना है कि चैप्टर कौन सा और इसके लेखक कौन से हैं। तो देखो इसमें क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति सद्भिद का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय मतलब नाश करता है। तो ये फर्स्ट ही चैप्टर है, कौन सा? मित्रता। अभी मैंने आपको बताया था मित्रता एक निबंध है किसका? शुक्ल जी का, ये नाटक नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया था। तो जहां पर आपको कुसंग मिल जाए, ठीक है, नीति मिल जाए, मित्र का वर्णन हो, ये सब इसकी पहचान है, तो आप आराम से पहचान लोगे चैप्टर कौन सा है? मित्रता। और इसके लेखक कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और मित्रता एक निबंध है। तो देखो किस तरह से आंसर देना है। देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ आपको अपनी भाषा में लिख देना है, रटना नहीं है। ये आपकी सेकंड वाली है, ये आपको 2 मिलेंगे, आपको एक ही करने हैं। आप जयशंकर प्रसाद का ये ममता वाला चैप्टर और मित्रता, इनमें से आपको डेफिनेटली एक ना एक मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही चैप्टर। तो इनकी व्याख्या आप सारी पढ़ लो एक बार। तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्य की है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के किस पाठ से लिया गया? ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और जो लेखक का नाम है उसे इन्वर्ट कोमा से क्लोज कर दो, चैप्टर का नाम भी इन्वर्ट कोमा से क्लोज कर दिया करो, तो ये आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपके 2 मार्क्स हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है? रेखांकित का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये अंडरलाइन हो रही हैं, ठीक है, जहां जहां पे ये अंडरलाइन हो रही है, इनका मीन्स आपको अपनी लैंग्वेज में देना है।
ठीक है, तो ये बोल ना, संगति यदि बुरी होगी तो पैरों की बंदी चक्की के समान होगी और आपको गड्ढे में गिराती जाएगी। तो आपको अपनी भाषा में दे सकते हो कि लेखक कहना चाहता है कि यदि हम संगति बुरी करेंगे तो हम हमेशा किस में जाएंगे, उन्नति की ओर नहीं जाएंगे, एक गड्ढे में गिरते जाएंगे। ठीक है, और प्रोन्नति नहीं कर पाएंगे। और हमारी संगति किसी की अच्छी होती है तो हम दिनों दिन तरक्की करेंगे और हमेशा ऊंचे ऊंचाइयों को छुएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अच्छी होगा तो सहारा देने वाली बाहों के समान होती है, जिस तरह से हमारी भुजाएं सहारा देती हैं हमें, तो इस तरह से निरंतर उन्नति को उठाती जाएंगी। ऐसे आप बना के लिख सकते हो। 2 मार्क्स का है, आपको रटना नहीं है बस। रेखांकित का मतलब होता है जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन है उसका मतलब इसको आपके अपनी लैंग्वेज में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुसंग और अच्छी संगति में अंतर बताना है। तो नॉर्मल सा कुसंग क्या है, बुरी संगति होगी तो हमको हमारा कभी अच्छा नहीं करेगी, हमेरा हमेशा बुरा होगा। ठीक है, और हमेशा हमें नीचे की ओर ले जाएगी, मतलब उन्नति नहीं करेगी। सेम यही क्वेश्चन है। और संगति अच्छी होगी तो हम अच्छे तरक्की करेंगे। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। ये होगी फर्स्ट। आपको एक ही करनी, मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन के साथ बता देती हूँ। जैसे उसकी पहचान थी ना, ये संगति आ जाए, नीति, मित्र, कुसंग, ये सब आपके मित्रता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें या तो कहीं रोहतास दुर्ग का नाम आएगा, ठीक है, कहीं लड़की रोती हुई, पिता, ममता, ये नाम आ जाए ना। ठीक है, ममता इसकी एक पात्र है कहानी का, तो आप पहचान लेना ये कौन सा चैप्टर है, ममता। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्लियर, और ममता एक कहानी है। तो इसका भी संदर्भ आप सेम वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता पाठक नाम से लिया गया और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। बस आपको पाठ और लेखक का नाम चेंज कर देना है इन्वर्टेड कॉमा में। आपको जो सबसे अच्छे से आ रही हो वो सबसे पहले करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पाठ का लेखक मैंने आपको बता ही दिया। संदर्भ इसमें पूछा नहीं था, बात वही है, उसमें संदर्भ करके पूछ लिया, इसमें पाठ और लेखक पूछ लिया, बात एक ही है। पाठ का नाम ये ममता हो गया और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश यही आपको जैसे अपनी भाषा में दे देना, बस जो लाइन से वो लेखक कहना चाहता है कि ये इस तरह से। ममता कौन थी, तो आप ये तो रीड करके दे सकते हो। तो ममता कौन थी, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का मतलब होता है पुत्री या बेटी थी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना। इस तरह से आपको ये 6 मार्क्स मिल जाएंगे, पर आपको दोनों में से एक ही करना है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि वीडियो लॉन्ग भले ही हो जाए पर आपको इसके बाद देखने के बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा, पूरा पेपर आप सॉल्व कर पाओगे बिना किसी के बताए हुए। अब देखो, ये जिस तरह से गद्य की व्याख्या थी, अब करेंगे काव्य की। सूरदास की जितनी भी व्याख्या उसको सबको कर लो, सूरदास की और रसखान की और बिहारी की, बस ये 3 चैप्टर के कर लो, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और तुलसी की भी आ जाए तो उनमें राम की बात है, लखन की आप आराम से पहचान लोगे। सूरदास ने जितनी भी रचनाएं की हैं इसमें जो आपके सिलेबस में, उसमें सभी में सूर का नाम आ जाता है, तो आपको पहचानने में दिक्कत तो होगी नहीं। तो इसमें पूछता है ना कि संदर्भ, व्याख्या और आपको काव्य का सौंदर्य बताना है। काव्य का सौंदर्य क्या होता है मैं आपको बता दूंगी अभी, मतलब किस तरह से कौन सी भाषा यूज हुई है, कौन सा रस यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो ये पहचान ली हमने कि सूरदास जी की है, इनके नाम ही इसमें आ जाते हैं। तुलसीदास में तो राम की, राम, लखन, सीता, बन, इस तरह से बातें होंगी, तो आप उसको पहचान लेना। बस 3 की कर लो। बिहारी, मेरी वफादारो इम्पोर्टेंट है, और सूर की पढ़ लो, रशकान की भी 3-4 ही इम्पोर्टेंट, इनका भी नाम आ जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे। उसमें था गद्यांश, इसमें पद्यांश बोलते हैं। ठीक है, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें गद्य खंड लिखते हैं, इसमें क्या लिखे, काव्य खंड। काव्य खंड की, ठीक है, काव्यखंड के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर। ठीक है, सूरसागर से ली गई है, ये पद ही होते हैं, आप पद भी लिख सकते हो। तो ये आपका संदर्भ ऐसे लिख देना सेम गद्य की तरह, बस वहां पर आपको लेखक लिखना होता है, यहाँ पे कवि। ठीक है, ये कवि होते हैं जो काव्य में आते हैं, तो ये कवि, वहां पे लेखक लिखना, बस इतना याद रखना। उसके बाद अगर प्रसंग पूछा है, इसमें प्रसंग पूछा नहीं है तो जिसके बारे में बोला है तो वो प्रसंग हो जाता है। जैसे इसका प्रसंग लिखें कि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की महत्वता का वर्णन किया है, ऐसे लिख सकते हैं। अब व्याख्या देखो,
सूरदास जी कहते हैं, जो भी आपको पहले लेखक, जैसे उसमें कहते थे लेखक कहना चाहता है कि, इसमें डायरेक्ट लिख दो आप, सूरदास जी कहना चाहते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण के बोला है ना कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें आपको एक अलंकार भी मिल रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जब आप रूपक अलंकार भी आगे करवाओगे तो उसमें आपको यही एग्जाम्पल लिख देना, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चरण कमलों की आपके वंदना, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। उसके बाद आपको रटना नहीं है, बस इसी से पकड़ते जाओ क्लास। जागी कृपा पंगु गिर लांगे। ठीक है, पंगु क्या होता है? लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत, लांगे मतलब लांगना। ठीक है, ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हैं जिसकी कृपा से एक लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है या पार कर सकता है। ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मतलब देखना, तो अंधा सब कुछ देख सकता है। कोई भी रट्टा नहीं मानना है आपको, बस लाइन पकड़नी है और अपनी भाषा में करते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो, बहेरो सुने गूंगे पुण्य बोले। बहेरा मतलब जिसको सुनाई ना दे, गूंग। ठीक है, गूंगा मतलब जो बोल नहीं पाता। तो जिनकी कृपा से बहरा भी सुन सकता है, गूंगा भी बोल सकता है। रंग चले से छत्र धराई, तो मतलब जो गरीब होता है, रंग होता है, उसके सिर पर छत्र सज सकता है, मतलब रंग भी एक राजा बन सकता है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो। तो फिर लास्ट में क्या बोला है इन्होंने, देखो आपको कुछ रटा नहीं, सारी लाइन से ये मिलता है। सूरदास जी कहते कि ऐसे करुणा में स्वामी का के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। कोई भी टफ है? बिल्कुल नहीं है। देखो फिर से देख लो कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके चरण को कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से एक लंगड़ा पर्वत लांग सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, एक रंग राजा बन सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 4 नंबर की आपकी व्याख्या होगी। काव्य के सौंदर्य क्या होता है, ये और देख लो। इसमें आपको भाषा, अलंकार, रस बताना होता है। तो ठीक है, इसमें देखो भाषा कौन सी है? ब्रज, क्योंकि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में ज्यादा किया है। तो सौंदर्य कैसे लिखेंगे? काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज हो गई। रस इसमें भक्ति, इसमें भक्ति की ज्यादा वर्णन हुआ ना, तो इसमें रस कौन सा हो गया? भक्ति। अलंकार अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक। और एक अलंकार है अनप्रास। अनप्रास कैसे है? देखो अनप्रास वर्ड क्या होता है? जहाँ पे एक ही वर्ड बार बार आए। तो देखो बार बार बंदो, बा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो कौन सा अलंकार हो गया आपका? हो गया अनप्रास अलंकार। तो इसमें 2 अलंकार हो गए। रस बता दो, भाषा बता दो, अलंकार बता दो, बहुत है। छंद बताना तो छंद इसमें पद हो जाएगा, बहुत है, इतना है। ठीक है, 1 नंबर में तो पूछा, आप 1-2 चीज लिख दो, रस अलंकार। और अनप्रास अलंकार के और भी एग्जाम्पल होते हैं। रघुपति, राघव, राजाराम, रावण बार बार आ रहा है, तरिज तनुटा तटतमाल, तरवर बौछाए। वैसे अनुप्रास अलंकार 9th क्लास में, आपके 10th क्लास में नहीं है। आपके में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्ष है। इनमें से आप 2 कर लो, आपके 100% आ जाएगा। अब दूसरा देखो, पहला आपको एक ही करना है, मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। इसमें भी देखो आप पहचान सकते हैं, रसखान नाम आ गया ना, रसखान, इन्होंने भी अपने सभी रचनाओं में अपना नाम दिया है। सभी के जितने भी हैं सबके नाम आ जाएंगे। बिहारी का भी कुछ ही अलग है पर मिल जाएगा आपको। तो इनकी व्याख्या आप संदर्भ वैसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें प्रस्तुत पदांश, ठीक है, यहाँ पे ये सवैया है, इनका सवैया पद होते हैं ना इनके। तो कवि रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से, जैसे इनका सूर सागर था, इनका है रसखान ग्रंथावली से, हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सवैया से लिया गया है। तो व्याख्या तो कैसे करेंगे, ये भी आपको लाइन को बस पकड़ते जाना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य। तो रसगान जी कहते हैं कि अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं वहीं बसूं गोकुल गांव में जहाँ पर और ग्वाल वाला रहते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मेरा जन्म कहाँ हो? ब्रज में ही हो, जहाँ पे गोकुल और ग्वाल वाल रहते हैं। ये किसने बोला था? रसगान कहते हैं। फिर बोलते हैं जो पशु तो कहाँ वसे मेरो। फिर बोला इन्होंने कि अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो, यहाँ पे आएगा ये, पशु के रूप में जन्म हो तो कहाँ पे है ना? नित्य नंद की धेनु मझारम, जहाँ पर नंद जी की गायें रहती हैं, चरती हैं, तो वहीं पर मेरा
निवास हो किसके रूप में, पशु के रूप में, ठीक है। और मनुष्य के रूप में तो गोकुल में रहना चाहते हैं। पाहन किसे बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं। एक पाहन आपका मेहमान का भी होता है पाहुन, पर ये पाहन है, कंफ्यूज नहीं होना। तो पत्थर के रूप में अगर जन्म हो तो बोलते हैं कि मैं वही पर्वत बनूं। जब पुरंदर किसका पर्यायवाची, इंद्र का, कि इंद्र का घमंड दूर करने के लिए जब श्री कृष्ण ने उस पत्थर को उठाया था गोवर्धन के महाराज के, जिसका पूजा होती है ना, तो गोवर्धन पर्वत जो उठाया था किसके, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। तो बोलते हैं कि पत्थर के रूप मिले तो मुझे वही रूप मिले जो श्री कृष्ण ने उठाया था। नेक्स्ट है खग। खग मतलब क्या होता है, पक्षी। तो जो पक्षी के रूप में अगर मुझे कह रहे बसेरा या जन्म हो तो उस ये बोलते कि वही मेरा बसेरा हो। मिली कालिंदी, कालिंदी किसका पर्यायवाची, यमुना का। कदम एक पेड़ होता है। तो बोलते हैं पक्षी के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो बसेरा इनका कहाँ होना चाहिए, यमुना के किनारे कदम के पेड़ के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा श्री कृष्ण के प्रति अपनी समीपता दिखा रहे हैं, मतलब किसी भी रूप में रहें श्री कृष्ण के पास ही रहें, इस तरह से कहना चाहते हैं। तो होगी ना पूरी व्याख्या एक बार में। मनुष्य के रूप में जन्म तो गोकुल में गांव के ग्वाल वालों के बीच में रहूं। पशु के रूप में तो कहाँ, जैसे नंद जी की गाय चरती है वहां पर रहूं। पत्थर के रूप में तो वही पत्थर जिस तरह से गोवर्धन का उठाया था इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। और पक्षी के रूप में मिले तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ के ऊपर हमारा वास हो। तो इस तरह से रसकांत जी अपना कृष्ण के प्रति प्यार दिखाते हैं कि उन्हें उन्हीं के पास रहना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से व्याख्या कर लेते हैं। देखो 20 मिनट का हो भी चुका है, 21 का, पर आपको आई होप अच्छे से आ रहा होगा। एक एक टाइम कितना भी लग जाए पर आपको ऐसे समझाऊंगी, इससे एक बार देखो बस हमेशा के लिए अच्छे से आ जाए। ये व्याख्या करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ही करनी है दोनों में से, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। शुक्ल तथा जयशंकर प्रसाद के जीवन पर उनकी किसी एक रचना का नाम। जीवन पर आप लिखेंगे तो एक का ही देना, चाहे शुक्ल का दो चाहे जयशंकर प्रसाद का दो, और उनकी रचनाएं भी लिखनी है। और जीवन परिचय में क्या करना होता है, उनकी जन्म की डेट आपको मेन लिखनी है, कहाँ हुआ है, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, ठीक है, उनके माँ बाप का नाम, ये ज़रूरी होता है। और उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई, उसकी डेट, ये सब याद कर लेनी। और दो दो रचनाएं। शुक्ल की आपको पता ही है, बहुत सारी हैं। एक तो आपकी यही है ममता, ठीक है, तो एक रचना लिख देनी, इसने एक ही पूछी है। जयशंकर प्रसाद की तो अब बहुत सारी बता चुकी हूँ मैं, आंधी जाल, इंद्रजाल, ममता, ये सब इनकी हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये क्वेश्चन कितने तक हो गए हैं, 5 तक हो गए। 6 नंबर पे देखो क्या आएगा, अब जल्दी जल्दी से हो जाएगा। अब काव्य में एक जीवन परिचय मिलेगा, आप तुलसीदास और सूरदास कर लो, दोनों में से अल्टरनेटिव हर साल आता है, एक साल तुलसीदास एक साल सूरदास, तो इन दोनों को आप अच्छे से कर लो, आपको 100% बोर्ड में मिल जाएगा। ऐसी इनकी रचनाएं देनी, तुलसीदास की तो बहुत सारी हैं, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ऐसी रसखान की हैं, प्रेम वाटिका, सुजान, एक ही पूछी है आपको। उनको जीवन परिचय के साथ एक दो रचना जरूर करनी है। और रचनाएं तो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, क्योंकि आगे जो 10 नंबर कवर होते हैं वो उन्हीं से होते हैं। क्लियर। अब आपकी गद्य की व्याख्या होगी, काव्य की होगी, अब इस तरह से संस्कृत की व्याख्या आएगी और संस्कृत क्वेश्चन आंसर आप व्याख्या कर लोगे तो वो भी कर लोगे। तो देखो इसको कैसे करना है। संस्कृत की व्याख्या के लिए आप बस वाराणसी चैप्टर ये कर लो, चंद्रशेखर का ज़्यादा ये कर लो, ठीक है। वाराणसी में तो 100% आ ही जाता है। एक भारतीय संस्कृति, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी और भारतीय संस्कृति और चंद्रशेखर वाला, बस। तो इसको भी ऐसे कर लेना है कि संदर्भ कैसे लिखोगे, ये संस्कृत खंड के किससे लिया गया, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, बस हो गया। उसके बाद देखो व्याख्या कैसे करती है, सेम यहीं से लाइन पकड़ते जाओ, रटना नहीं है आपको, बस ऐसे कर दो। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाय गंगाया, इधर साइड में गंगाया है, यहाँ पे गंगाया कूले स्थित, तो स्वच्छ तरंगों वाली, विमल मतलब स्वच्छ, तरंगों वाली, ये गंगा के किनारे स्थित है, कूले मतलब किनारे। अश्या घट्टाना बलया करती पंक्ति धबलया चंद्रिकाय राजते, तो अश्या मतलब इसके, घट्टा मतलब घाटों, घुमावदार, बलया मतलब घुमावदार घाटों की पंक्तियों, जो पंक्तियां होती हैं, धबलया मतलब सफेद, ठीक है, या श्वेत, चांदनी रात में, ठीक है, ये श्वेत जो पंक्ति होती हैं कैसी लगती हैं, सुंदर लगती हैं,
इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर देखो, अगणित पर्यटक, बहुत सारे पर्यटक या विदेशी लोग दूर दूर, ये लिखा ना, दूर दूर देशों से नित्य मतलब रोज, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते हैं। ठीक है, असंख्य संख्या में विदेशी या पर्यटक दूर दूर से देशों से यहाँ रोज आते हैं। और उसके बाद अस्या मतलब इसके, घटाना मतलब घाटों की शोभा को देखकर बहु प्रसन्न मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। वाराणसी एक फिर से देख लो, प्रसिद्ध रंगरी है, ये स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों, घुमावदार घाटों की पंक्तियां श्वेत चांदनी में सुंदर लगती हैं। बहुत असंख्य संख्या में पर्यटक दूर देशों से यहाँ रोज आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बस आपको लाइन देखते जाना और आ जाएगा आराम से। उसके बाद ये आपका वंदनम वर्णम, वापी जय वापी पराजय, ये भी श्लोक है, इसकी व्याख्या करो। या तो आप इस श्लोक की व्याख्या करो, या सबसे बेस्ट आपका ये चैप्टर वाला है, इससे आप आराम से कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, एक कर लेनी है, चॉइस मिलेगी। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको एक करनी है। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है वो। ठीक है, मतलब ये वंदना मरणम जो आया आप ये नहीं लिख सकते, इसके अलावा कोई भी लिख दो। आप दो दुर्गामो ये वाला लिख दो। दो श्लोक याद रखना, अगर एक यहाँ पे मिल जाता है आपको तो दूसरा आपको लिख देना है, दूसरा वाला मिल जाता है ये लिख दो। ठीक है, ये वंदना मरणम और आप दो वाला कर लो, इजी होता है ये। 2 नंबर का आपको ये लिख देना है। सेम यही क्वेश्चन इसी नंबर पे मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में भी, पैटर्न सेम है और मोस्टली आपका क्वेश्चन भी इसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने संस्कृति में। देखो वाराणसी चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, इसी से मिल जाएगा। वाराणसी नगरी कस्याय कुल, ये संस्कृत क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बस एक वर्ड हमें लगाना है कि किस नदी के किनारे, तो गंगाया। अभी देखो यहाँ पे लिखा है गंगाया, तो कस्या की जगह आपको क्या लिख देना, गंगाया। क्लियर, थोड़ा जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो, वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति, मतलब कितने विश्वविद्यालय वाराणसी में, तो 3 मतलब 3। वाराणसी के क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, और किसकी शोभा देख के लोग आते हैं, तो यहाँ पे गंगाया। इस तरह से आप वाराणसी फेमस क्यों है, तो शिल्प कला, साहित्य कला, ये लगा सकते हैं। वाराणसी से ये 3-4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार। और एक आपका वीर वाला, देखो वीर केन पूजते, इसकी तो लिमिट नहीं कितनी बार पूछा है क्वेश्चन। वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते। ठीक है, ये आपको बस 2 ही करने थे, मैंने आपको 3 बता दिए, 2 बहुत है। इसी चैप्टर को कर लेना, इसमें से आ जाएगा। अब देखो, करुण रस अथवा हास्य रस, आपको 2 ही रस करने हैं और दोनों में से एक चॉइस मिलती है। अच्छे से जो आपको इजी लग रहा है वो कर लो। मैं आपको दोनों बता देती हूँ। करुण रस की परिभाषा अपनी भाषा में कैसे करेंगे, किसी मित्र, व्यक्ति या सखा के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल, हे खग हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, जब सीता खो जाती तो राम उससे पूछते हैं, तो ये इसमें दुख उत्पन्न हो रहा तो करुण रस हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो हास्य रस कर लो। किसी की वेशभूषा, आकृति, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हंसी वाला ही होगा, इसमें हंसी आए तो खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। इस तरह से आप एक ही करोगे, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकी नंबरिंग भी देख लो। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का श्लोक हो गया और इसकी संस्कृत व्याख्या 4 नंबर की है और उसमें 6-6 नंबर की थी गद्य और काव्य की। एक बार आपने पूरा समझ के कर लिया तो आपको मैं बोल रही हूँ 60 से 65 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके। बस आप अच्छे से लर्न कर लो। रूपक और उपमा अलंकार, इसमें से आपको रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये तीन आपके सिलेबस में, आपको 2 ही कर लो, उसमें से एक मिल जाएगा। उत्प्रेक्षा उपमा दे देगा या फिर रूपक के साथ इस तरह से मिल जाएगा। रूपक की डेफिनेशन क्या होगी, रूपक का एग्जाम्पल अभी आपको बताया था मैंने, चरण कमल बंधो हरे राई, ये तो एग्जाम्पल है। उपमा का अलंकार क्या है, पीपर पात सरस मंडोला। रूपक और उत्प्रेक्षा की सेम डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वो रूपक होता है, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा। ठीक है,
रूपक और प्रतिच्छा हो गया। उपमा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु की समानता किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु की समानता, उससे दोनों में कंपेयर कर दिया जाता है। तो उपमा थोड़ा बच्चों को याद नहीं होता अच्छे से, पर आप रूपक और उत्प्रेक्षा कर सकते हो। इसमें भेद रहित आरोप है, उसमें संभावना की जाती है। उपमा का एग्जाम्पल पिपर पास सरस मंडोला, इसका चरण कमल बंधु हरे। उत्प्रेक्षा का क्या है, उत्प्रेक्षा में क्या है, जनु मानो ये वर्ड आते हैं, तो चेहरा है मानो, झील में हंसता हुआ कमल, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ग्रामर वाला पोर्शन में टाइम नहीं लगा, तो जल्दी हो जाएंगे। देखो ये आपके उपसर्ग है। हाँ एक और है आपका सोठा और रोला। रोला बिल्कुल मत करना, बस आप सोठा एक कर लो, इससे फंस जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ये वाला हो ना, 11 11 13 13 मात्रा होती हैं। ये इसकी डेफिनेशन आप कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। बस आपको सोठा ही करना है। जो सुमृत करे बरबदन, ये वाला इसका एग्जाम्पल है। एक ही एग्जाम्पल ये लिख देना। और 11 11 13 13 और 13 13 11 11 पहले दूसरे और तीसरे चौथे में होती हैं। ये डेफिनेशन बहुत ईजी है। जैसे आपने दोहा किया है ना, आपने दोहा याद किया, तो उसका जस्ट उल्टा है सोठा। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब ग्रामर, इसमें समझाना कुछ नहीं है, सोटा के बस डेफिनेशन लिख देनी है। समझाने वाला पार्ट देखो, ये उपसर्ग 3 नंबर के आएंगे, प्रत्यय 2 नंबर के, और समास विग्रह ये समझाना वाला है। देखो किन्हीं 3 के आपको उपसर्ग लिख। उपसर्ग क्या होता है, आगे का वर्ड। जैसे इंग्लिश में सफिक्स प्रीफिक्स होता है, वैसे ही अप से एक वर्ड बनाओ, अपमान, और वर्ड आपको वही बनाना है, इसका कोई मीन से नहीं, उल्टा सीधा लिख दिया, कोई मान ना हो उसका। प्री से प्रगति, आदि से अधिकार, अभि से अभिमान। आपसे 3 पूछे, मैंने आपको 4 बता दिए। प्रत्यय क्या होते हैं, जो लास्ट में लगाते हैं। आई है तो जैसे क्या हो गया, मिठाई, लिखाई, पढ़ाई, बस आपको एक बताना। ता मानवता, उदारता। ठीक है। बट बनावट, लिखावट। तो महत्व। ठीक है। इस तरह से 2 पूछे हैं, मैंने आपको क्लियर बता दिया, बस एक एक वर्ड देते जाना है। अब देखो समास, आपके सिलेबस में केवल दिगु और द्वंद्व 2 ही समास हैं। पहले 4 थे, तत्पुरुष और कर्मधारय। तत्पुरुष और कर्मधारय ये सब आपके थे, पर आपको अब केवल 2 ही याद करने, दिगु और द्वंद्व। द्वंद्व में ये वाला चिन्ह आता है योजक। ठीक है। और इसमें आती है संख्याएं, नंबर। जब इसका समास विग्रह करेंगे, संख्या आ जाए तो वो दिगु होगा, और ये वाला चिन्ह आ जाए तो वो द्वंद्व होगा। अब देखो माता पिता, ये कौन सा समास है, विग्रह करके नाम भी देना होता है इनमें। तो माता और पिता, इस चिन्ह के तोड़ के क्या लाएं, और माता और पिता, नाम क्या होगा इसका, अभी बताया था, द्वंद्व। ठीक है। सोचो ये एक दूसरे में अपोजिट है, झगड़ा करा देता है, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। दिन रात, तो क्या हो गया, दिन और रात, तोड़ेंगे ऐसे, और नाम इसका क्या होगा, द्वंद्व। ये झगड़ा कराता ना। कुछ वर्ड जिसमें ये चिन्ह नहीं आता, ऐसे चराचर ऐसे, तो बच्चे कहते हैं इसमें तो चिन्ह नहीं है, कैसे तोड़े, तो इसमें छुपा रहता है चर और अचर। ठीक है। आ और आ मिलके आ बन गया चर और अचर, चराचर। एक होता है शुभ लाभ, शुभ और लाभ, तो ये वर्ड याद रखना। ये कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता कभी कभी। एक सुरासुर, जो मुझे याद आता है बताती जा रही हूँ। सुरासुर, तो सुर और असुर, इनमें चिन्ह नहीं मिलता योजिक, बस कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाँ ये तो रहेगा, ये आपका द्वंद्व हो गए दोनों, द्वंद्व ये दोनों हो गए। अब देखो दिगु संख्या, त्रिफला, तो 3 फलों का समूह। विग्रह कैसे होगा, 3 फलों का समूह, त्रि मतलब 3। चौराहा, 4 राहों का समूह। 2 राहा, तो 2 राहों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह, कांटे होते हैं ना उसमें। चौपाया, 4 पायों का समूह। संख्या लगा के समूह लगा देना है बस। ठीक है। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, समास का विग्रह तो करना बता दिया। समास का इसका नाम होगा दिगु, जिसमें संख्या है। नवरत्न, तो नवरत्नों का समूह। अष्टकोण, 8 कोणों का समूह, अष्ट का मतलब 8। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त मतलब 7। पचगांव, ठीक है, 5 गायों का समूह। तो इस तरह से आप समूह लगा के दिगु में जाओगे, और लगा के द्वंद्व में। द्वंद्व वाला और लगेगा और समूह वाला ऐसे ही है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, मैंने दोनों बता दिए। आई होप अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, वो और देख लो, बस होने ही वाला है। ये ग्रामर तो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तत्सम रूप आप लिखने हैं, जैसे कर्म, तो इसको कैसे लिख देंगे, कर्म ऐसे करके। तत्सम और तद्भव पढ़े ना। दूध का दुग्ध, आपको 2 देने में 4 बताते जा रही हूँ। फागुन का फाल्गुन,
फाल्गुन ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये कान है 4th नंबर पे, तो कान का क्या होगा, कर्ड। इस तरह से आप एक बार रीड कर लो, मेन में उसमें से आ जाएगा। ये तत्सम और तद्भव हो गया, आपको तत्सम का तद्भव करना था। नेक्स्ट देखो, दो दो पर्यायवाची आपको अच्छे से आते हैं। गंगा का भागीरथी, देव नदी, सूर्य का रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अग्नि का ज्वाला, पावक, ठीक है, समुद्र का जलद, पयोद, ये वाला है, ये कर लेना। बस धा लगाना है, दा लग जाता है तो बादल के बन जाते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो, और धा लगाते तो समुद्र के बन जाएंगे। अब देखो संधि, संधि आपको बहुत इजी ट्रिक है। यड़, आपके सिलेबस में केवल यड़ संधि ही है, बाकी सब हटा दी गई है कोरोना की वजह से, कि सिलेबस कम हो गया ना, 30% लेस हो गया, तो ये हट गया। यड़, यड़ की ट्रिक क्या है, यब, या उस संधि में या आएगा या उसमें बा आएगा, अगर ये इनमें से एक भी मिले तो आप यड़ संधि पे जाओगे। विग्रह करने को मिलेगा। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना। अब विग्रह का मतलब उसको अलग अलग करना। तो ये बोला कि संधि करो मतलब दोनों को जोड़ो और संधि का नाम भी दो। तो गुरु प्लस आदेश जोड़ के लिखो, गुरुवा देश, क्लियर। सु प्लस आगतम तो क्या होगा, स्वागतम। इसी को वो उल्टा भी दे सकता है, ऐसे दे देगा और बोलेगा विग्रह करो, तो अब ऐसे तोड़ के लिख देना, गुरु प्लस आदेश, सु प्लस आगतम। प्रति उत्तरम तो ऐसे लिख देंगे, प्रत्यय उत्तरम, तोड़ के तो प्रत्युत्तम, क्लियर। और नाम क्या है, यड़ संधि। देखो बा आया है इसमें, बा आया है इसमें, या आया है इसमें, या और बा मिले तो यड़ संधि ही होती है, और एक ही तो आप आराम से कर लोगे। और इसमें दो पूछे, मैंने आपको तीनों बता दी। ये क्या आपकी यद्यपि बहुत पूछी जाती है, तो यदि प्लस अपि, अलग से वीडियो लूंगी तो उसमें आपको अच्छे से बता दूंगी, अभी बस शॉर्ट में करते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। मति अथवा फल शब्द की पंचमी व्यक्ति लिखनी है। इसको आप क्या करोगे, बस या तो मति का कर लो या फल का कर लो। पंच इस तरह से टेबल होती है ना, प्रथम 7 तक जाएंगे, द्वितीय, तृतीय, तो उसने कौन से पूछे, पंचमी। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो इसने द्विवचन पूछा, मतलब एक वचन वाली ये लाइन होगी, द्विवचन वाली ये होगी, बहुवचन वाली ये होगी, और इधर से 7 तक चलते हैं। तो पंचमी में द्विवचन वाला यहाँ वाला आपको वर्ड लिख देना है। तो यहाँ पर आपका आएगा फलाभ्याम, और मति हो तो मता। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। इधर मति और फल में से, या उधर आ जाता है नदी में से पूछ लेता है, और मधु में से। तो मति का होगा मतिभ्याम, पंचमी व्यक्ति भ्याम, ठीक है। तो पंचमी व्यक्ति का द्विवचन ये पार्ट लिख देना, बस इतना। और फल का लिखोगे तो फलाभ्याम, फलाभ्याम, एक ही लिखना, मैं दोनों बताती जा रही हूँ। ये इसका पंचमी व्यक्ति का बस एक वर्ड लिखना है, पर आपको पूरी टेबल आनी चाहिए, आप ये याद कर लो एक बार। फल के कर लो, उधर आपका नदी के कर लो, बस। पट धातु के सभी रूप लिखने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में सभी रूप नहीं लिखवाएगा, ऐसे लिखवाएगा कि इसमें धातु बताओ, पुरुष बताओ, वचन बताओ, ठीक है, ये पूछ लेगा। इसमें सभी पूछे हैं तो आप पूरे लिख दो, पठति पठता, पट धातु होगी पढ़ना, पठित पढ़ता। लट लकार कौन सा, वर्तमान, तो पठित पढ़ता पठंत, पठित से पढ़ता पठत, पठामे पठावा पठामा। तो आप ये 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नॉर्मल से सारे लिख दो। अगर एक पूछा होता तो इसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष यहाँ पे, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और यहाँ पे इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। आपको बताना है कि मध्यम का पूछे तो ये वाला लिख देना इधर का, जितना पूछे। पर इसमें सभी पूछे तो आप सभी कर दो, और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। उसके बाद संस्कृत अनुवाद, इनकी जिस तरह से आप इंग्लिश में टेंस करते हैं वैसे इनके रूल होते हैं, कि प्रेजेंट में कौन सा लगेगा, पास्ट में। थाती के लिए आसीत, गाँव जाऊंगा तो शा लग जाता, गमशति से जाऊंगा। ता है तो गच्छति जाने की, पढ़ता तो पढ़ता तो पठती। मैं आपको बस इतना बता दे रही हूँ, फिर कभी अलग से ले लेंगे। बे पुस्तक पढ़ते हैं, तो बे या बे दोनों क्या होती है, ते पुस्तकम, बस विसर्ग लगाते जाओ, दे पुस्तकम। पठंती क्या लिखेंगे, पठंती। विद्या विनय देती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। विद्या विनय में यहाँ लगा दो, और देती है क्या लिख देंगे, ददाती, ददाती। विद्या विनयम ददाती, देती है तो विद्या। कीर्ति से दान, कीर्ति ये वाला भी आता है, दान से कीर्ति बढ़ती है, तो दानेन कीर्ति वर्धते, बढ़ना होता है वर्धते, क्लियर। वह जाता है, तो लड़का है तो सा गच्छति। लड़की होती है तो यहाँ पे बस इस तरह से लिख देते, सा डंडा लगा के, सा गच्छति। प्रेजेंट है ना,
वर्तमान काल है तो गच्छति। बस 2 ही देने में आपको चारों बता दे। सिकंदर कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन को क्या कहते हैं संस्कृत में? का। तो सिकंदर को संस्कृत में कहते हैं अलछेंद्र। ये चैप्टर भी है आपका, अलछेंद्र, ऐसे लिख देना अलछेंद्र। कौन का, ये इंग्लिश की तरह नहीं करने की कौन आगे तो पहले ले लेंगे, सीधा सीधा करते जाओ, सबसे इजी होते हैं संस्कृत के, बस वर्ड याद कर लो। अलछेंद्र का। था के लिए मैंने आपको अभी बताया आसीत, ठीक है के लिए अस्थि होता है, था के लिए आसीत, इस तरह से विसर्ग लगा देंगे यहाँ पे हलंत। तो अलछेंद्र का आसीत, 4 हो गए ना, आपको बस 2 करने हैं। कितने नंबर का? 2 नंबर का। पट के धातु 2 नंबर के, पंचमी 2 नंबर, संधि 2 नंबर, ये 2 ये ग्रामर में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, पूरा कवर करता है। आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ग्रामर ही करनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत ईजी सा है, आप कोई भी एक कर लो जो आपको अच्छा। प्रदूषण तो आता ही है, जनसंख्या प्रदूषण, इस बार कोरोना वायरस भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और मेरा प्रिय कवि आ जाए तो तुलसीदास, सूरदास में से कोई कवि लिख दो, लेखक मत लिखना, ठीक है। और हाँ, छायावादी के लेखक जरूर पूछे जाते हैं। छायावादी के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, ठीक है। और लेखिका हो तो महादेवी वर्मा पूछे जाए। मैंने पोल पे क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली बच्चों ने गलत आंसर दिया था, तो आपको एग्जाम्पल में लेखक और लेखिका याद रखना है, ठीक है। लेखिका पूछे तो महादेवी वर्मा आएगा और वो पूछे तो जयशंकर प्रसाद आएगा। जयशंकर प्रसाद हुआ, पंत हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई भी लिख दो। मैंने आप बताया था अभी, पोल में पूछा था, ये बच्चों ने गलत कर दिया, लेखक और लेखा पे ध्यान नहीं दिया बस। अब उसके बाद लास्ट है, ये आपको लास्ट में 3 मार्क्स का मिलता है, 3 मार्क्स का मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको? इसमें तो अथवा दे दिया, पर बोर्ड में आपको ना दोनों ही करने पड़ते हैं। ये 1.5 नंबर का आता है। एक तो 5 सर्ग हैं, 5 सर्ग आप याद कर लो अपनी भाषा में, मैं बता दें शॉर्ट में क्या होता है। पहले सर्ग में क्या है? गांधी जी का जन्म, ये सब दिखाया गया। दूसरे सर्ग में इन्होंने सपने में माता जी को देखा था, उनके चरित्र की छाप है, तो उसको बना के लिख सकते हो। तीसरे सर्ग में क्या है? अंग्रेजों का अत्याचार दिखाया गया भारत के ऊपर। चौथे सर्ग में आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन जो भी गांधी जी ने चलाए थे, ये सब उसमें चौथे सर्ग में। बस एक टॉपिक पकड़ लो कि किस सर्ग में क्या है, उसी से बना के लिख दो। और 5वें सर्ग में क्या हुआ था कि अंग्रेजों से जीत मिल गई थी, अंग्रेजों से गुलामी से भारत आज़ाद हो गया था, ये कहानी 5वें सर्ग में है, ठीक है। इसमें प्रथम सर्ग पूछा तो गांधी जी का जन्म ये सब दिखाया गया है, ये सब आप इसमें लिखा है, वो आप लर्न कर लो, ठीक है, बुक से अपनी भाषा में कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आपको दोनों ही करने पड़ते हैं, इसमें चॉइस दे रखी है। देखो इसमें क्या है कि मातृभूमि के लिए खंड का आपके प्रमुख नायक का वर्णन करना है। चंद्रशेखर आजाद, एक गलत दे रखा, चंद्रशेखर नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में कौन है? महात्मा गांधी, तो आप यही करोगे। उसमें बहुत सारे आते हैं, करमवीर ये सब आता है, सुभाष वाला कुछ, पर आपको मातृभूमि वाला करना है, यूपी में आपका यही है। तो महात्मा गांधी नायक हो गए, इनका वर्णन, इनके बारे में हेडिंग्स लिख दो 4, देशभक्त, निर्भीक पुरुष, ठीक है, महापुरुष, इस तरह से इनकी हेडिंग बना के, और 4 नायक का वर्णन जैसे चरित्र करते हैं, 4 हेडिंग्स में इनका लिख दो, और एक सर्ग लिख दो, छोटा सा लिख दो 1 पेज का, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हिंदी का पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से एक एक टॉपिक समझा दिया है। वीडियो लॉन्ग भले ही हो गया है, पर अगर आप एक बार देख लोगे ना तो इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी रहता है तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेम यही पैटर्न आपको बोर्ड में मिलेगा, बस आपको आंसर नंबर डाल के करते जाना है। सबसे पहले आप ग्रामर करने में पूरे नंबर मिलते हैं, ये चीज़ प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, ये सबसे पहले पकड़ना, ठीक है। और जो ऐसे वगैरह ये लास्ट में लिखना, ये चीज़ लास्ट में कर लेना। व्याख्या, जीवन परिचय, ये सब इजी होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से मैं आप इंग्लिश साइंस का भी डालूंगी 9th 10th और इंटर तीनों के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे और बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th क्लास की उनकी हेल्प हो सके। इससे क्वेश्चन सेम टू सेम भी आपको बोर्ड में मिल जाएंगे और आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे साइंस जो भी मैं आपको रेगुलर वीडियोस, जीएस कोई वीडियो डालूँ तो आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।